बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 5 है और आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे इंशाल्लाह। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। सो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से 2-3 आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स फर्टिलाइजेशन अक्कर। जब गैमेट्स बन जाते होते हैं तो उस गैमेट्स के बनने के बाद कौन सा अमल होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। देयर आर 2 मैकेनिज्म बाय विच फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस। 2 मैकेनिज्म होते हैं, 2 तरीके होते हैं जिनसे फर्टिलाइजेशन होती है। एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो आपने क्या सीखा? आपने कहा कि गैमेट्स बनने के बाद अगला मरहला फर्टिलाइजेशन का होता है और फर्टिलाइजेशन 2 तरीकों से हो सकती है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आपने ये सीखा कि सबसे पहले गैमेट्स बनते हैं। ये स्पर्म है और ये क्या है? एग है। दिस इज द स्पर्म एंड दिस इज द एग। सबसे पहले स्पर्म और अंडा बनते हैं, इन दोनों को गैमेट्स कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं बेटा? गैमेट्स कहते हैं। सबसे पहले इन गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है और गैमेट्स की फॉर्मेशन को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक हो गया। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। ये गैमेट्स हैं और इनके बनने को हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक हो गया। ये स्पर्म और एग हैं, इनके बनने को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अब जो अगला स्टेप होता है, इनकी फ्यूजन होती है। फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का मिलाप। गैमेट्स का मिलाप या इधर आप यूनियन भी लिख सकते हैं। यूनियन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये तो डेफिनेशन है। अब चलते हैं फर्टिलाइजेशन की 2 टाइप्स की तरफ। एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाम से जाहिर है ये फर्टिलाइजेशन जो होती है ये फीमेल के जिस्म के बाहर होती है। ये वाली फर्टिलाइजेशन, इसमें जो अंडा और स्पर्म होते हैं वो मादा के जिस्म के बाहर मिलते हैं। तो देखते हैं इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन the egg cells are fertilized outside of the body of the female। कि ये वो फर्टिलाइजेशन है जिसमें अंडे का सेल जो होता है वो बाहर फर्टिलाइज होता है, यानी कि अंडे का जो सेल होता है वो स्पर्म के साथ बॉडी के बाहर मिलता है। ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसमें एग सेल को मादा के जिस्म के बाहर फर्टिलाइज किया जाए उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सपोज ये मादा का जिस्म है लेकिन अंडा और स्पर्म क्या करते हैं? मादा के जिस्म के बाहर मिलते हैं। तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स मोस्टली इन द इक्वेटिक इन्वायरमेंट। याद रखिएगा बेटा, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है ज़्यादातर इक्वेटिक इन्वायरमेंट में होती है, यानी कि पानी वाले माहौल में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। याद रखिएगा, एक तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी फर्टिलाइजेशन होती है, इक्वेटिक इन्वायरमेंट में होती है, पानी वाले माहौल में होती है। इट रिक्वायर बोथ मेल एंड फीमेल एनिमल टू रिलीज देयर गैमेट्स इनटू देयर सराउंडिंग एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि जो मेल जानवर होता है और जो फीमेल जानवर होती है उनको चाहिए कि वो अपने अपने गैमेट्स अपने माहौल में एक ही वक्त में खारिज करें। एक ही वक्त में जो मेल है वो भी अपने गैमेट्स एक सेम टाइम में रिलीज़ करे और जो फीमेल है वो भी अपने अंडे अपने एग्स एक ही टाइम में पानी में खारिज करें। फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एनिमल्स हैव टू रिलीज ग्रेट नंबर ऑफ गैमेट्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसमें जो अंडे होते हैं या जो स्पर्म होते हैं वो बड़ी मिकदार में होने चाहिए। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जानवर को बड़ी मिकदार में गैमेट्स पानी में रिलीज़ करने पड़ते हैं, खारिज करने पड़ते हैं। इन दिस फर्टिलाइजेशन देयर इज़ ए रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गैमेट्स।
वो आपने ऊपर कहा कि बड़ी मिकदार में गैमेट्स खारिज करने पड़ते हैं। वजह क्या है? क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ख़तरा होता है। रिस्क का मतलब क्या होता है बेटा? ख़तरा होता है ऑफ लॉस ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के ख़त्म हो जाने का। क्यों? ड्यू टू द इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स सच एज प्रीडेटर, क्योंकि माहौलियाती ख़तरा होता है, माहौल में कोई ख़तरे की चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर प्रीडेटर्स वगैरह, वो आके इन अंडे और स्पर्म को खा जाते हैं। सो अंडा और स्पर्म प्रे बनते हैं उन प्रीडेटर एनिमल्स के। लिहाजा प्रीडेटर्स होते हैं जो माहौल में ख़तरा होते हैं, जिसके नतीजे में वो जो गैमेट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए गैमेट्स को चाहिए कि वो बड़ी मिकदार में खारिज हों, चाहे वो अंडा हो चाहे वो स्पर्म हो, वो बड़ी तादाद में खारिज होने चाहिए। अब मिसालें कौन सी हैं कि कौन कौन से जानवर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं? तो देखो क्लियर है बात, वो जानवर जो पानी में रहते होंगे वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की एग्जांपल्स में आएंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी इनवर्टिब्रेट्स एंड फर्स्ट टू ग्रुप ऑफ द वर्टिब्रेट्स सच एज फिशेस एंड एम्फीबियन। पहली बात, ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का अमल होता है ये बहुत सारे इनवर्टिब्रेट जानवरों में होता है। वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, उनको इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का अमल बहुत सारे इनवर्टिब्रेट में होता है। एंड फर्स्ट टू ग्रुप ऑफ द वर्टिब्रेट, और वर्टिब्रेट जानवर वो होते हैं बेटा जिनमें रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। तो इनके 5 ग्रुप होते हैं। वर्टिब्रेट के कितने ग्रुप होते हैं बेटा? 5। एक होती हैं फिशेस, पहला ग्रुप फिशेस का होता है, दूसरा एम्फीबियन का होता है, तीसरा रेप्टाइल का होता है, चौथा बर्ड्स का होता है और 5वां मैमल्स का होता है। जो फिशेस और एम्फीबियन हैं, पहले 2 ग्रुप, वर्टिब्रेट के 5 ग्रुप होते हैं। वर्टिब्रेट के पहले 2 ग्रुप फिशेस और एम्फीबियन जो होते हैं उनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वर्टिब्रेट में से फिशेस में और एम्फीबियंस में होती है, जबकि ज़्यादातर कहाँ होती है? इनवर्टिब्रेट में होती है। तो आपने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को कवर किया। ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसमें अंडे के सेल के साथ स्पर्म जो होते हैं वो मादा के जिस्म के बाहर मिलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पानी के माहौल में होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि नर जानवर और जो मादा जानवर है वो एक ही वक्त में अपने गैमेट्स यानी कि स्पर्म और अंडे खारिज करें। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट्स को बड़ी मिकदार में खारिज होना पड़ता है, क्योंकि उनको बहुत सारे माहौलियाती ख़तरों का सामना होता है, मिसाल के तौर पर प्रीडेटर्स का, क्योंकि ये स्पर्म और अंडे को खा जाते हैं। लिहाजा बड़ी मिकदार में गैमेट्स होंगे, कुछ खाए जाएंगे लेकिन कुछ बचकर मिलाप करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और अगले जानदार पैदा करेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का अमल जो है ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट में होता है, जबकि कुछ वर्टिब्रेट जानवर होते हैं, पहले 2 ग्रुप जो होते हैं लाइक फिश और एम्फीबियन, उनके अंदर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। आगे चलते हैं बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन नाम से ज़ाहिर है इसमें अंडा और स्पर्म जो होते हैं वो मादा के रिप्रोडक्टिव नाली के अंदर बनते हैं। ठीक है, मिलते हैं। ठीक हो गया। सो मादा की रिप्रोडक्टिव नाली के अंदर मिलते हैं। इन दिस फर्टिलाइजेशन एग सेल्स एंड स्पर्म, ठीक है, यह सिंपल लिख रहा है फर्टिलाइज। फर्टिलाइज का मतलब होता है एग सेल्स, और फर्टिलाइज का मतलब क्या होता है कि अंडा स्पर्म से मिलता है। किससे मिलता है? अंडा स्पर्म से मिलता है। सो एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड विद इन, इंटरनल की बात हो रही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल। ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसमें अंडे की फर्टिलाइजेशन जो होती है, यानी कि अंडे के साथ जो स्पर्म मिलता है वो मादा के जिस्म के अंदर मिलता है, और मादा की जो रिप्रोडक्टिव नाली होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, उसके अंदर ही अंडा और स्पर्म मिलते हैं। इट अकर इन द रेप्टाइल, इन द बर्ड्स एंड इन द मैमल। वर्टिब्रेट का जो तीसरा, चौथा, 5वां ग्रुप है, इसमें रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। उनके अंदर कौन सा अमल होता है? उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। सच एनिमल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपने एम्ब्रियो को, छोटे बच्चे को क्या करते हैं? हिफाजत मुहैया करते हैं, क्योंकि मादा के जिस्म के अंदर वो जो फर्टिलाइजेशन होती है हो रही होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल एंड बर्ड्स मेक प्रोटेक्टिव शेल्स अराउंड देयर एग सेल्स। जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो जो रेप्टाइल होते हैं और बर्ड्स होते हैं ये अपने उस एग सेल के गिर्द प्रोटेक्टिव हिफाजती खौल बना लेते हैं, हिफाजती शेल बना लेते हैं। एंड देन दे ले देम, और फिर वो अंडा दे देते हैं। शेल इज़ रेजिस्टेंट टू द वाटर लॉस। जो शेल होता है अंडे के बाहर जो खौल होता है, जो छिलका होता है, वो
मुज़ाहमती होता है और वो अपने अंदर से पानी को नहीं गुजरने देता, एंड देन डैमेज और नुकसान से भी अंडे को बचाता है। जबकि इन मैमल विद द एक्सेप्शन ऑफ द एग लेइंग मैमल्स, कुछ जानवर होते हैं जो अंडा देते हैं, ठीक है, उन मैमल के अलावा जो अंडा देते हैं उनके अलावा डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग इनटू द न्यू बेबी टेक प्लेस विद इन द मदर बॉडी, के जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है, फर्टिलाइज अंडे की जो डेवलपमेंट होती है वो कहाँ पे होती है, विद इन द मदर बॉडी, माँ के जिस्म के अंदर होती है। इन दिस केस देयर इज़ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, इस तरह एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाती है टू द एम्ब्रियो, छोटे बच्चे को एक्स्ट्रा इजाफी हिफाजत मिल जाती है। एंड द मदर आल्सो सप्लाइज एवरीथिंग दैट एम्ब्रियो नीड, और माँ हर चीज़ बच्चे को देती है जो बच्चे को चाहिए होती है। ठीक है बेटा, अब आप डायग्राम से देख लेते हैं इस चीज़ को। ये ओवरी है और ओवरी के बाद क्या शुरू हो जाती है, ओविडक्ट। दिस इज़ द ओवरी एंड दिस इज़ द ओविडक्ट, और उसके बाद यहाँ पे होती है यूट्रस। क्या होती है, यूट्रस होती है, जिसको बच्चा दानी भी बोलते हैं। ठीक हो गया, और ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है। ठीक हो गया, ये है फीमेल का जिस्म बेटा। और क्या होता है, स्पर्म्स को यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाता है, और ये ओवरी है, ओवरी से अंडा बनता है, और अंडा ओवरी से बनने के बाद कहाँ आ जाता है, ओविडक्ट में आ जाता है। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये स्पर्म ऐसे ऊपर जाएगा और यहाँ पे जाके मिलाप होगा, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, ओविडक्ट में होती है। और ये सारा कुछ कहाँ पे हो रहा है, फीमेल के जिस्म के अंदर हो रहा है। ये सारी फर्टिलाइजेशन, यानी कि अंडे का सेल फर्टिलाइज हो रहा है, अंडे का सेल स्पर्म से मिल रहा है फीमेल की बॉडी के अंदर। लिहाजा चूँकि ये फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, लिहाजा इस फर्टिलाइजेशन को आप क्या कहते हो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हो। देख ले, दोबारा देख लेते हैं। इन दिस फर्टिलाइजेशन एग सेल्स आर फर्टिलाइज विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल। इस किस्म की फर्टिलाइजेशन में जो अंडा होता है उसको फर्टिलाइज किया जाता है फीमेल के जिस्म के अंदर। इट अक्कर इन द रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल। और ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये वर्टिब्रेट में होती है, और वर्टिब्रेट में से कौन से ग्रुप में, रेप्टाइल में, बर्ड्स में और मैमल में। जबकि जो पहले दो ग्रुप थे फिश और एम्फीबियन, वहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। आगे चलते हैं। सच एनिमल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो जानवर होते हैं ये अपने एम्ब्रियो को क्या करते हैं, हिफाजत मुहैया करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द रेप्टाइल एंड बर्ड्स मेक प्रोटेक्टिव शेल अराउंड देयर एग सेल्स एंड देन दे ले देम। अगर ये बेटा बात हो रही है किसकी, बर्ड्स की बात हो या रेप्टाइल्स की बात हो, किसकी बात होती है, अगर ये अंडा है और अंडा फर्टिलाइज हो चुका है, स्पर्म उसके साथ मिल चुका है, ठीक है, जाइगोट बन चुका है, और ये रेप्टाइल का अंडा है, ठीक हो गया, तो उनके गिर्द क्या बन जाते हैं, प्रोटेक्टिव शेल बन जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में जो अंडा होता है उसके गिर्द क्या बन जाता है, हिफाजती शेल बन जाता है, हिफाजती शेल बन जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, शेल। फर्टिलाइजेशन के बाद परिंदों में और रेप्टाइल्स के अंदर अंडे के गिर्द क्या बन जाता है, प्रोटेक्टिव शेल बन जाता है। फिर क्या किया जाता है, एंड देन द एग्स आर लेड डाउन, फिर अंडा दे दिया जाता है। शेल इज रेजिस्टेंट टू द वाटर लॉस एंड द डैमेज। ये जो शेल है ये अंडे का पानी नहीं निकलने देता, इसको इसलिए कहते हैं कि दिस इज रेजिस्टेंट टू द वाटर लॉस, और ये किसी भी नुकसान से बचाता है, कोई भी डैमेज आएगा, नुकसान होगा, ये शेल अंडे को बचा लेगा। अब बात करते हैं मैमल्स की, सिवाय अंडे देने वाले मैमल्स की। कुछ मैमल्स वो जानवर होते हैं बेटा जिनके जिस्म पर बाल होते हैं और वो अपने बच्चों को दूध देते हैं। कुछ मैमल जो होते हैं वो अंडा भी देते हैं, ठीक है। उन अंडा देने वाले मैमल के अलावा द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज एग इनटू द न्यू बेबी टेक प्लेस विद इन द मदर बॉडी। अब यहाँ पे देखिएगा ये सपोज मैमल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अंडा स्पर्म मिल रहे हैं बेटा, अंडा स्पर्म जब मिलते हैं तो जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, अंडा स्पर्म जब मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, जाइगोट नीचे आ जाता है थोड़ा सा, और ये आके यूट्रस के साथ या बच्चादानी के साथ या वोम के साथ अटैच हो जाता है, ठीक हो गया। एक स्ट्रक्चर के जरिए अटैच होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम प्लेसेंटा होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम प्लेसेंटा होता है, जो कि माँ को, ये माँ है और ये बेबी है, ठीक है। तो आपने क्या कहा,
कि जो मैमल्स होते हैं वहाँ पे जो डेवलपमेंट है फर्टिलाइज अंडे की इनटू द बेबी टेक प्लेस विद इन द मदर बॉडी, वहाँ पे इस अंडे की डेवलपमेंट जो होती है, जाइगोट की जो डेवलपमेंट होती है वो माँ के जिस्म के अंदर होती है। इन दिस केस देयर इज़ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो, इस तरह माँ के पेट के अंदर वो एम्ब्रियो, वो बच्चा डेवलप हो रहा है, लिहाजा उसको एक इजाफी प्रोटेक्शन मिल जाती है। एंड मदर आल्सो सप्लाइज एवरीथिंग दैट द एम्ब्रियो नीड्स, और माँ बच्चे को हर चीज़ देती है जो बच्चे को चाहिए होती है। अभी ये जाइगोट था, फिर एम्ब्रियो बना, फिर छोटा सा बच्चा बन गया। ऐसे देख लें ये छोटा सा बेबी बन रहा है, ठीक है, माँ के पेट के अंदर और माँ की किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। और एक स्ट्रक्चर होती है जो बेबी को माँ के साथ मिलाती है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, और ये माँ के साथ जुड़ी होती है। माँ इस प्लेसेंटा के ज़रिए इस बच्चे को सब कुछ देती है और उसकी फालतू चीज़ें रिमूव करती है। तो इस तरह माँ और बच्चे का कनेक्शन रहता है और माँ बच्चे को हर चीज़ देती है जो बच्चे को चाहिए। तो ये आपने टॉपिक पढ़ा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। अब हम आते हैं एक लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि एड्स के बारे में है। किसके बारे में बेटा, एड्स के बारे में है। एड्स क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सेक्स से फैलने वाली एक बीमारी है, जिनसी ताल्लुकात से फैलने वाली एक बीमारी है। सो एड्स क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि वो डिजीज़ है जो किस से ट्रांसमिट होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, सेक्स से ट्रांसमिट होती है। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़, इनको STDs बोलते हैं। जो डिजीज़ेज़ सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं उनको बोलते हैं STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ STDs आर डिफाइंड एज, अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ तारीफ क्या है, डिजीज़ेज़ दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्शुअल एक्ट, वो बीमारियां जो सेक्शुअल एक्ट से फैलती हों, ऐसी बीमारियां जो सेक्शुअल एक्ट से क्या करें, मुंतकिल होती हों, ऐसी बीमारियों को हम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ कहते हैं। द मोस्ट सीरियस एंड द चैलेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वर्ल्ड टुडे इज़ एड्स। ठीक है बेटा, तो वो कह रहा है कि द मोस्ट सीरियस, सबसे संजीदा और सबसे चैलेंजिंग सेहत का मसला जो आज दुनिया को दरपेश है उसका नाम एड्स है, उसका नाम एड्स है। इट इज़ ए सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये भी एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, एड्स भी एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अब एड्स स्टैंड फॉर व्हाट, यानी कि ये जो चार लफ्ज़ हैं ये किसके लिए मतलब स्टैंड करते हैं। ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब होता है इम्यूनो, डी का मतलब डेफिशिएंसी, एस का मतलब सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये है मतलब एड्स के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, वो चार लफ्ज़ हैं, बड़े करेंगे तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या बन जाएगा, सिंड्रोम बन जाएगा। अब ये जो सिंड्रोम का मतलब होता है बेटा, बहुत सारी बीमारियां, जो एड्स का बंदा होता है उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, हर बीमारी हो जाती है, लिहाजा इसको सिंड्रोम कहते हैं। और एक्वायर्ड का मतलब एक इंसान इसे हासिल करता है। अच्छा, होता क्या है इसमें, इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है। किसकी कमी बेटा, इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है। और इम्यून सिस्टम वो होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है, लेकिन इस बीमारी में इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर हमें हर बीमारी होने लगती है, लिहाजा इसे सिंड्रोम कहते हैं। अब इसकी वजह क्या है, इट इज़ कास्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV। एड्स की वजह एक वायरस है, उसको HIV कहते हैं। अब वो HIV किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। H से ह्यूमन, I से इम्यूनो डेफिशिएंसी और V से वायरस। तो ये पता होना चाहिए एड्स स्टैंड फॉर व्हाट, HIV स्टैंड फॉर व्हाट। आगे चलते हैं, द वायरस डिस्ट्रॉय वाइट ब्लड सेल्स। जो HIV एड्स का वायरस है, एड्स का जो वायरस है उसका नाम होता है HIV। एड्स किस की वजह से होती है, HIV की वजह से होती है। और HIV जो वायरस है ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स को तबाह करता है। ये जो वायरस है बेटा ये हमारे वाइट ब्लड सेल को तबाह करता है, और जो वाइट ब्लड सेल है हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं, और इम्यून सिस्टम वो होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है। एड्स का वायरस HIV ये हमारे वाइट ब्लड सेल को तबाह कर देता है। जब वाइट सेल तबाह हो जाएंगे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें हर बीमारी होगी, और बहुत सारी बीमारियों को बोलते हैं सिंड्रोम। आगे चलते हैं बेटा, which result in the loss of the resistance against the
विच रिजल्ट द रेजिस्टेंट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये जो वायरस है ये आपके वाइट ब्लड सेल को तबाह करेगा। किसको तबाह करेगा? वाइट ब्लड सेल्स को तबाह करेगा। विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस, जिससे बंदे को बीमारी के खिलाफ जो मज़ाहमत है वो कम हो जाएगी। बीमारी के खिलाफ जो मज़ाहमत है कम हो जाएगी। वरना हमारा जिस्म होता है उसमें वाइट ब्लड सेल होते हैं और हमारा जिस्म बीमारियों के खिलाफ मज़ाहमत करता है, हमें नई बीमारी होती और हमारे अंदर रेजिस्टेंस होती है इन्फेक्शन के खिलाफ, जरासीमों के खिलाफ। लेकिन अब चूँकि इस वायरस ने वाइट ब्लड सेल को डैमेज किया, डिस्ट्रॉय किया, तबाह किया, तो लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाती है हमारी रेजिस्टेंस इन्फेक्शन के खिलाफ, जरासीमों के खिलाफ। तो हर जरासीम आएगा हमें इन्फेक्ट करेगा, हमें बीमार करेगा। इट इज़ ए फैटल डिजीज़, ये एक मोहलिक बीमारी है। ये एक बेटा मोहलिक बीमारी है, यानी कि मार देती है, बंदे को क्या करती है? मार देती है, मोहलिक बीमारी है। इट स्प्रेड, अब स्प्रेड कैसे करती है? एक शख्स से दूसरे में कैसे जाती है? वजह तो HIV है, लेकिन एक शख्स से दूसरे में ये HIV कैसे मुंतकिल होगा? सो इट स्प्रेड थ्रू द ट्रांसफ़र ऑफ द बॉडी फ्लूइड, कि ये किस एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल कैसे होती है? ट्रांसफ़र ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, कि जिस्मानी फ्लूइड जब मुंतकिल होते हैं एक शख्स से दूसरे में, सच एज ब्लड, उसमें ब्लड भी ट्रांसफ़र हो सकता है, एंड सीमेन, ये एक सिक्रीशन होती है जो मेल के अंदर बनती है, तो इसके ज़रिए भी ये ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये जो बीमारी है ये बॉडी फ्लूइड के ज़रिए एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल हो सकती है, और बॉडी फ्लूइड में ब्लड भी आ सकता है कि एड्स का अगर ब्लड किसी को लगा दिया जाए तो ब्लड के ज़रिए दूसरे बंदे को बीमारी हो जाएगी, या उसका जो सीमेन है जो कि एक सिक्रीशन है जो मेल के अंदर बनती है, अगर वो दूसरे शख्स में चली जाए तो उससे भी एड्स हो सकती है। दस द मेन काजेज़ आर द अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल एक्टिविटीज़, लिहाजा इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी? अनप्रोटेक्टेड, गैर मतलब हिफाजती सेक्शुअल एक्टिविटीज़, जिनसी सरगर्मियाँ, यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल, मुतासरा सुइयाँ, एक शख्स सुई लगाता है, वही सुई दूसरा शख्स लगाता है, उनमें से अगर कोई एड्स का शख्स हो वो भी सुई लगा ले और उसके बाद कोई और शख्स वही मुतासरा सुई को लगाए तो उससे भी एड्स की बीमारी फैल सकती है। एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ द इन्फेक्टेड ब्लड, और इसी तरह अगर एक शख्स को एड्स हो और लेकिन वो किसी शख्स को खून मुंतकिल करता है, ब्लड दे देता है, तो उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आपने पढ़ी, सबसे पहले हमने तारीफ़ देखनी है। एड्स टॉपिक है आपका, जो कि क्या है? एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सबसे पहले सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती हैं? ऐसी बीमारियां बेटा जो जिनसी ताल्लुकात से फैलें उनको सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं। द डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्शुअल एक्ट आर कॉल्ड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। द मोस्ट सीरियस एंड द चैलेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वर्ल्ड टुडे इज़ द एड्स, कि आज दुनिया को जिस संजीदा और ख़तरनाक मसला या चैलेंज दरपेश है सेहत का, उसमें एड्स है। इट इज़ ए सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये जिनसी ताल्लुकात से फैलती है। एंड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज़ काज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV उसको कहते हैं। द वायरस डिस्ट्रॉय द वाइट ब्लड सेल विच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन। इट इज़ ए फैटल डिजीज़। It spread through the transfer of the body fluid such as blood and the semen. Thus, the main causes are unprotected sexual activities, use of infected needles, or the transfer of the infected blood. एक इंफॉर्मेशन है बेटा लास्ट इस चैप्टर की। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एड्स, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एड्स, जिसको बोलते हैं UN एड्स, के यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एड्स, उसके मुताबिक एस्टिमेट सम 70,000 to 80,000 person or 0.1% of the adult population in Pakistan are infected with HIV। के यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम जो एड्स के मुतल्लिक है उसके मुताबिक एक अंदाज़ा लगाया गया है कि पाकिस्तान में जो बालिग पॉपुलेशन है उसमें तकरीबन 70,000 से लेकर 80,000 लोग ये बनते हैं। टोटल पॉपुलेशन का 0.1% बनते हैं। ये जो लोग हैं ये HIV से क्या हैं? मुतासरा हैं। अल्लाह हाफ़िज़।